मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि जेआरएफ होल्डर पर। आज हम लोग पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड में लेवल्स ऑफ टीचिंग देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 प्रकार के लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें कि आज हम पहला लेवल पढ़ने वाले हैं, मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल जो हमारा होता है वो थॉटलेस होता है। जैसे जब भी हम बात करेंगे मेमोरी लेवल की, तो आप अपने दिमाग में एलकेजी, यूकेजी एंड नर्सरी के बच्चों को रखिए जो कि थॉटलेस पढ़ाई करते हैं। उनको जो चीज़ टीचर सिखाते हैं वही चीज़ वो सुन लेते हैं, रट लेते हैं। ये मेमोरी लेवल जो शब्द है सबसे पहले जॉन एफ हर्बर्ट ने दिया था। इट इज़ रिलेटेड टू लेवल 1 ऑफ BS ब्लूम टेक्सोनॉमी, यानी ब्लूम टेक्सोनॉमी के पहले लेवल से जुड़ा हुआ है। पहला लेवल मैंने आपको कौन सा बताया था ब्लूम टेक्सोनॉमी का, आप मुझे ज़रूर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे। इसमें आप चीज़ों को मेमोराइज करते हैं यानी याद करते हैं, रिटेन करते हैं, रिकॉल करते हैं और उसके बाद रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको क्लास में कोई चीज़, जैसे कि अगर उनको आप अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, ABCD आपको बार बार बताते हैं, तो बच्चे हमेशा उस चीज़ को रिकॉल किया करते हैं। मतलब वो समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन वो उसको रटते रहते हैं। यानी मेमोरी लेवल जो है वो रटने पर ज़्यादा जोर देता है। उसके बाद हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो कि थॉटफुल होता है। इसमें जब बच्चे को आप कोई चीज़ बताते हैं तो उसको अप्लाई करने का प्रयास करता है, ये थॉटफुल होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल सबसे पहले C मॉरिसन ने दिया था, रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ लेवल ऑफ BS ब्लूम टेक्सोनॉमी। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि BS ब्लूम ने जो अपना बताया था उसमें 6 लेवल बताए थे कॉग्निटिव में, वो आपको याद होना चाहिए और तभी आप समझ पाएंगे कि ये जो उनका लेवल था अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, उससे जुड़ा हुआ अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। इसमें बच्चे चीज़ों को समझते हैं और समझ करके उसको अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब जब आप हमको 2 चीज़ें सिमिलर बताते हैं तो उसको तुलना करने का प्रयास करते हैं। रिलेशन देखने का प्रयास करते हैं बिटवीन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल, यानी तथ्य और सिद्धांत के बीच में वो रिलेशन जानने का प्रयास करते हैं। रीजनिंग एंड इमेजिनेशन इज इंक्लूडेड, उनको जब आप कोई चीज़ बताते हैं तो उस पर तर्क और कल्पना को इंक्लूड करके वो चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला हमारा है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है इसमें मोस्ट थॉटफुल होता है, यानी कि आप इंटरमीडिएट के बाद वाले बच्चों को अपने दिमाग में रखेंगे। ये शब्द जो है रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे पहले बिगी एंड हंट ने दिया था। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, क्रिएटिंग ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, यानी कि कोई एक समस्या वाला सिचुएशन क्रिएट किया जाता है और बच्चे उसको खुद से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है करने के लिए, तो वो खुद से उसका आंसर ढूंढते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। यानी रिफ्लेक्टिव लेवल में क्रिटिकल थिंकिंग का और एनालिसिस करने का विकास होता है। अगला है फेजेस ऑफ टीचिंग। ये शब्द जो है वो सबसे पहले दिया था फिलिप W जैक्सन ने, जिसमें 3 प्रकार के फेजेस होते हैं, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। इसमें दिसंबर 2025 में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। प्री एक्टिव मतलब होता है कि क्लास में जब आप पढ़ाने जा रहे हैं, टीचिंग करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप प्लान बनाइए, रिफर्स टू प्लानिंग, यानी सबसे पहले आप योजना बनाइए कि आप क्या चीज़ पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। इंटरेक्टिव अर्थात रिफर्स टू कंडक्ट एंड मैनेजमेंट, यानी जब आप क्लास में जा करके पढ़ाते हैं, चीज़ों को कंडक्ट करते हैं और मैनेजमेंट करने का प्रयास करते हैं। पोस्ट एक्टिव अर्थात रिफर्स टू द फॉलोअप एंड कंसोलिडेशन, यानी कि पढ़ाने के बाद जब आप बच्चों से जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ें सीखी, कितना सीखा। तो प्री एक्टिव मतलब होता है पहले से प्लान करना, इंटरेक्टिव मतलब होता है क्लास में जाने के बाद जब टीचर बच्चों से इंटरेक्ट करता है, और पोस्ट एक्टिव मतलब होता है कि बाद में जब वो जानना चाहता है कि बच्चों ने कितनी चीज़ें और किस तरह से सीखी, इसको कहते हैं पोस्ट एक्टिव। उसके बाद हमारा आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की चर्चा हम रिसर्च वाले टॉपिक में भी करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर जानना जरूरी है। 3 प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो टीचर होता है वो स्वतंत्र चर होता है, यानी कि उसके ऊपर काम करने की कोई बाध्यता नहीं है, वो अपने आप से प्लान करके और चीज़ों को पढ़ाता है। लेकिन जो चीज़ें वो पढ़ा रहा है उसको सुनने के लिए बच्चे बाध्य होते हैं, यानी वो आश्रित चर होते हैं। और इसमें एक हस्तक्षेप चर भी होता है, जिन्हें हम सिलेबस या कंटेंट के नाम से जानते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा तो आप टीचर समझेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्टूडेंट, और हस्तक्षेप चर यानी इंटरवेनिंग वेरिएबल्स का अर्थ होता है कोई कंटेंट या कोई मटेरियल्स जो आप यूज़ करते हैं पढ़ाई में, वो होता है हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल्स।
इसके बाद हमारा माइक्रो टीचिंग जो ये शब्द है, ये सबसे पहले एक अमेरिकन स्कॉलर थे जिनका नाम था डोएट डब्ल्यू एलन, और इन्होंने इस शब्द का पहली बार इसको दिया था 1960 में। एंड इन द इंडियन मॉडल, यानी इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी, द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग इज प्लान, यानी कि इंडियन मॉडल में माइक्रो टीचिंग जो है इसको डेवलप किया है एनसीईआरटी ने, जिसमें कि ये टोटल जो माइक्रो टीचिंग होता है वो 36 मिनट का होता है। सबसे पहले आप किसी चीज़ को टीच करेंगे, यानी कि सबसे पहले आप 6 मिनट टीच करेंगे, 6 मिनट आप फीडबैक लेंगे, उसके बाद 12 मिनट में आप रीप्लान करेंगे, फिर 6 मिनट में री टीच करेंगे और 6 मिनट में फिर से आप री फीडबैक लेंगे। ये इसी तरह से ये सर्कल चलता रहता है और ये पूरा जो सर्कल होता है वो 36 मिनट का होता है। उसके बाद हमारा आता है क्राइटेरिया फॉर टीचर एवोल्यूशन, यानी जब हम जो एक टीचर है उसको मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, जिससे 3 प्रकार के क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट क्राइटेरिया, उसके बाद प्रोसेस क्राइटेरिया, उसके बाद प्रीसेस क्राइटेरिया। प्रीसेस क्राइटेरिया यानी पूर्व अनुमान किसे कहते हैं, जब इंस्ट्रक्टर की विशेषताएं आप देखना चाहें या फिर उनकी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहें, एट्रीब्यूट्स ऑफ टीचर्स यानी शिक्षकों के व्यक्तित्व गुण जानना चाहें, टोटल नेचर एंड क्वालिटीज़ ऑफ टीचर्स यानी शिक्षकों का पूरा स्वभाव और गुण जब जानने का, यानी ये पूरा डिपेंड होता है टीचर्स के ऊपर। अर्थात जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्टर, पर्सनालिटी, टोटल नेचर एंड क्वालिटी ऑफ टीचर चेक करना चाहें तो इसे हम कहते हैं प्रीसेस। उसके बाद होता है प्रोसेस यानी प्रक्रिया, जब आप पहले आपने टीचर के व्यक्तित्व को देखा, अब आप टीचर के नॉलेज को, स्ट्रेटजी को, टीचिंग मेथड को देखते हैं, वो होता है हमारा प्रोसेस। यानी इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, स्ट्रेटजीज, टीचिंग मेथड देखना चाहें तो उसे हम कहते हैं प्रोसेस। उसके बाद हमारा होता है प्रोडक्ट। देखिए जब टीचर आया, आपने उसकी क्वालिटी देख ली, उसका नॉलेज देख लिया, फिर वो पढ़ाएगा तो आप उसके लर्निंग आउटकम भी तो देखेंगे, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद। लर्निंग आउटकम्स एग्जाम्पल कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव आउटकम्स, यानी कि जब टीचर पढ़ा रहा है फिर उसके बाद आप उसके सीखने के परिणाम को देखेंगे, चाहे वो संज्ञानात्मक हो या गैर संज्ञानात्मक हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में। 4 प्रकार के क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल होते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल क्यों बनाया जाता है, ताकि बच्चे और टीचर में पॉजिटिव प्रोडक्टिव माहौल बना रहे, ताकि बच्चे नियम को माने भी, वहाँ पर डिसिप्लिन बना रहे और रूटीन बना रहे। स्टूडेंट के व्यवहार और जुड़ाव को गाइड करने के लिए, रणनीतियाँ विकसित करने के लिए लगातार क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो बहुत प्रभावी तरीका है। 4 प्रकार के क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, फिर परमिसिव एंड इंटेलिजेंट। तो अब हम एक एक करके सबके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसीलिए उनके लिए अलग अलग प्रकार के क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल बनाए गए हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है अथॉरिटेरियन। इसमें टीचर का ज़्यादा कंट्रोल होता है, कंट्रोल टीचर का होता है। लो स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स एंड एम्फेसिस और ओबीडियंस, यानी कि टीचर का ज़्यादा कंट्रोल होता है, स्टूडेंट की भागीदारी कम होती है, सख्त नियमों का पालन किया जाता है, आज्ञाकारिता पर जोर दिया जाता है, ये इसकी विशेषता है। उसके बाद जो दूसरा हमारा है अथॉरिटेटिव, ये सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर संतुलित कंट्रोल भागीदारी होती है, टीचर स्पष्ट नियम बनाते हैं, टीचर और स्टूडेंट में कम्युनिकेशन होता रहता है, सम्मान और स्टूडेंट की जिम्मेदारी को भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं। उसके बाद हमारा है परमिसिव यानी अनुमति देने वाला। यहाँ पर लो टीचर कंट्रोल होता है, हाई स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, देयर आर फ्यूअर रूल्स एंड मोर फ्रीडम व्हिच कैन लीड टू ए लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड गाइडेंस। यहाँ टीचर का कम कंट्रोल होता है, स्टूडेंट की भागीदारी ज़्यादा होती है, नियम कानून कम होते हैं, आज़ादी ज़्यादा होती है, और जब ऐसा माहौल होगा तो क्लास का जो स्टाइल है वो पूरा बिगड़ जाएगा और स्ट्रक्चर और गाइडेंस की कमी हो जाएगी। उसके बाद हमारा है इंडुलजेंट यानी कि लाड प्यार करने वाला क्लास, यानी कि पढ़ाई की शक्ति की बजाय स्टूडेंट की खुशी पर आप फोकस कर रहे हैं, जिससे जवाबदेही की कमी होगी और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। फोकसेस ऑन स्टूडेंट हैप्पीनेस, मतलब बच्चा खुश रहे, बाकी सब से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हमारा आता है जिक्सो क्लासरूम। जिक्सा क्लासरूम को क्यों बनाया गया, ताकि बच्चे जो चीज़ टीचर्स के द्वारा नहीं सीख पा रहे हैं वो आपस में बात करके, आपस में टकराव करके, पढ़ करके और वो चीज़ें सीख सकें और बेहतरीन
उनके अंदर नॉलेज का डेवलपमेंट हो। जिक्सा क्लासरूम एक कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक है जो स्कूली बच्चों के बीच नस्लीय टकराव को कम करती है, बेहतर सीखने को बढ़ावा देती है, स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन को जगाने का काम करता है, प्रमोट्स बेटर लर्निंग, इम्प्रूव्स स्टूडेंट मोटिवेशन एंड इंक्रीजेज एंजॉयमेंट ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने के अनुभवों का आनंद बढ़ाती है। अब ये क्यों बनाया गया? ये स्पेसिफिक cooperative learning strategy where students work in small home groups, then split into expert group to learn different parts of a lesson. Each student then returns to their home group to teach their part to the rest of the group. जिक्सा क्लासरूम में होम ग्रुप बनाया जाता है और होम ग्रुप में बच्चे एक स्पेसिफिक टॉपिक को सीखते हैं। उसके बाद एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जाता है और जिसमें से कि यहाँ से सारे बच्चे आते हैं और वो एक्सपर्ट ग्रुप में बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक्सपर्ट ग्रुप में सीखने के बाद वो अपने होम ग्रुप में वापस आते हैं और अपने इधर के सारे स्टूडेंट्स को जो उन्होंने चीज़ें वहाँ सीखी थी वो सिखाते हैं। जैसे कि यहाँ कोई बच्चा सीख रहा है तो पहले यहाँ आकर के अपने ग्रुप वालों को सिखाएगा और जो यहाँ से दूसरे वाले से बच्चा गया है एक्सपर्ट ग्रुप में वो आकर के दूसरे वाले एक्सपर्ट ग्रुप वाले बच्चों को, होम ग्रुप वाले बच्चों को सिखाएगा और जो तीसरा बच्चा होम ग्रुप का एक्सपर्ट ग्रुप में गया था वो आकर के यहाँ वाले बच्चे को सिखाएगा। इस तरह से क्या होता है कि बच्चों को वो चीज़ें आनंद भी आती हैं और बच्चे जल्दी से वो चीज़ों को सीख जाते हैं। एक खास कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी जहां स्टूडेंट छोटे होम ग्रुप में काम करते हैं, फिर एक लेसन के अलग अलग हिस्सों को सीखने के लिए एक्सपर्ट ग्रुप में बढ़ जाते हैं और जब वहां से एक्सपर्ट ग्रुप में से चीज़ों को सीख लेते हैं तो वो लौट करके अपने होम ग्रुप में वापस आ जाते हैं और अपने हिस्से के जो लोग बचते हैं उनको वो चीज़ें सिखाते हैं और इसे ही हम लोग कहते हैं जिक्सा क्लासरूम। क्वेश्चन 2022 से लेकर के 2025 तक लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ तक कि 2024 में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। अब अगला जो हमारा है क्वेश्चन कि लर्नर कौन होता है? एनीवन हु लर्न्स, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक बच्चा या एक स्टूडेंट ही लर्नर नहीं होता है, जो कोई भी कॉन्सेप्ट सीखता है वो लर्नर होता है। तो हमें अब जानना चाहिए कि लर्नर के विशेषताएं क्या क्या होती हैं, जो सीखने वाला है उसकी विशेषताएं क्या है। तो फैसिलिटेट टीचिंग, पढ़ाना आसान बनाता है, करिकुलम प्लान करने में मददगार होता है, टीचर और सीखने वाले के बीच हेल्दी बातचीत होती है, अर्थात जब आपको लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगी तभी आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे, अच्छे से प्लान करिकुलम बना पाएंगे और टीचर और स्टूडेंट के बीच में हेल्दी इंटरेक्शन हो पाएगा। फैसिलिटेट लर्निंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सिखाने वाले की विशेषताओं से सीखना आसान होता है। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कीप ऑन चेंजिंग एज सी और ही एक्सपीरियंसेस ग्रोथ इन एज, सीखने वाले की विशेषताएं उम्र बढ़ने के साथ बदलती रहती हैं। जैसे कि जो चीज़ आप 20 to 30 ईयर के लोगों को समझा सकते हैं वो शायद आप 60 ईयर्स के लोगों को नहीं समझा सकते, अर्थात सीखने वाले की विशेषताएं उम्र बढ़ने के साथ साथ बदलती रहती हैं। उसके बाद आता है एडोलसेंट लर्नर। जब भी आपसे कहा जाए एडोलसेंट लर्नर तो आप मान के चलेंगे 10 से लेकर के 19 साल के बच्चे, यानी कि 12th तक के बच्चों को आप मान लीजिए। लेकिन जब आपसे कहा जाए एडल्ट लर्नर तो आप ग्रेजुएशन से लेकर के और अपर लेवल के बच्चों को मानेंगे। WHO डिफाइंस एडोलसेंस इन टर्म्स ऑफ एज स्पेनिंग द एजेस बिटवीन 10 to 19 ईयर्स, अर्थात WHO के अनुसार जो एडोलसेंट लर्नर हैं वो 10 से लेकर के 19 साल के मध्य में होते हैं। एडोलसेंस मीन्स टू इमर्ज टू अचीव आइडेंटिटी, मतलब कि जो किशोरा अवस्था होता है उसमें अपने आप को उभारना और पहचान बनाना सम्मिलित किया जाता है। इट इज़ ए टाइम फॉर मैच्योरिंग माइंड्स एंड बिहेवियर्स, ये एक ऐसा समय होता है जब आपका दिमाग और आपके व्यवहार मैच्योर होते हैं। इट इज़ नॉट एन एज बट ये स्टेज, ये कोई उम्र नहीं है बल्कि एक स्टेज है। मेजर स्टेजेस ऑफ एडोलसेंस, तो जो अगर हम मेजर यानी कि मुख्य चरण देखेंगे किशोरावस्था के तो सबसे पहला आता है अर्ली एडोलसेंस, यानी कि 10 से 12 ईयर्स तक। इस समय क्या हो रहा है, जब 10 से 12 साल का बच्चा होता है तो उसके हाथ पैर ये सब बढ़ रहे होते हैं। एंड लेटर द लिम्स डिमांड्स फॉर इंडिपेंडेंस एंड प्राइवेसी लीड्स टू कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि अगर आप 10 से 12 साल के बच्चे को देखेंगे तो वो प्राइवेसी चाहता है, वो चाहता है कि मेरे पास एक अपना रूम हो जहाँ मैं रह सकूँ, अगर मेरे कमरे में कोई आता है तो
मुझसे पूछ करके आए, अगर मेरी चीज़ें कोई ले रहा है तो मुझसे पूछ के ले। यानी आज़ादी और प्राइवेसी की मांग से ज़्यादातर इनके इसमें झगड़े होते हैं। उसके बाद हमारा आता है मिडिल एडोलसेंस, यानी 12 से लेकर के 16 साल के बच्चों को आप दिमाग में रखेंगे। फर्दर बॉडीली एंड जेनेटिक डेवलपमेंट्स स्पेसिफिकली इन गर्ल्स, जैसे मध्य जो किशोरावस्था होती है 12 से 16 साल के बीच की, उसमें शरीर और जेनेटिक विकास होते हैं स्पेशली इन गर्ल्स। अगला है लेट एडोलसेंस, यानी कि 16 टू 19 ईयर्स, ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स एडल्टहुड, कैरियर डिसीजन आर फाइनली ट्रेस्ड। एज में 16 से 19 साल में आपका जो विकास होता है वो एडल्टहुड में हो जाता है, और अब आपको यहाँ कैरियर के फैसले आप ले सकते हैं, यानी कि आपके कैरियर के फैसले लिए जाते हैं। तो एडोलसेंट लर्नर की जब हम बात करेंगे तो आप इंटरमीडिएट तक के बच्चों को आप मुख्यतः अपने ध्यान में रखेंगे। WHO तो और बड़े लेवल तक कहता है, लेकिन आप 12th तक के बच्चों को ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब हम एडल्ट लर्नर की बात करते हैं तो आप अपर टू 12th यानी कि ग्रेजुएशन से लेकर उसके ऊपर तक के लोगों को आप ध्यान में रखेंगे। एडल्ट लर्नर एडल्टहुड इज मोस्टली डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एज और कॉग्निटिव मेच्योरिटी, यानी वयस्कता को ज़्यादातर उम्र या सोचने समझने की मेच्योरिटी के आधार पर परिभाषित किया जाता है। इन इंडिया एडल्टहुड टू डिफाइंड बिटवीन 15 टू 35 ईयर्स, यानी भारत में जो एडल्टहुड की जो एज है वो 15 से लेकर के 35 साल के बीच में है। लेकिन यूनेस्को एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट डिफाइन इट बिटवीन 24 टू 65 ईयर्स, यानी यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए ये मानता है कि जो एडल्ट लर्नर हैं उनकी जो एज होती है वो 24 से लेकर 65 साल के बीच में होती है। उसके बाद है वेल द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रोगोजी। अब हम एंड्रोगोजी एंड पेडागोजी पढ़ेंगे। तो एंड्रोगोजी भी एडल्ट लर्नर से रिलेटेड है एंड पेडागोजी जो है वो एडोलसेंट से रिलेटेड है। लेकिन एंड्रोगोजी शब्द किसने दिया? तो एंड्रोगोजी जो शब्द है वो सबसे पहले 1830 में मैल्कॉम नोल्स ने दिया था। मैल्कॉम नोल्स ने अंग्रेजी भाषा पढ़ाने वालों के लिए, यानी जो अंग्रेजी भाषा पढ़ते थे उनके लिए सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, एंड्रोगोजी का। एंड्रोगोजी आपसे कहा जाए तो ए से एंड्रोगोजी होता है, ए से एडल्ट लर्नर, आप इसे याद रखिए। और पेडागोजी जब कहा जाए तो आप छोटे बच्चों को दिमाग में रखिए, जैसे कि 12 तक के बच्चे। पेडागोजी जहाँ पर टीचर सब कुछ होता है, टीचर एक्टिव होता है, और एंड्रोगोजी में जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव होते हैं। इसमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होता है, यानी बच्चे खुद से चीज़ों को सीख सकते हैं, स्वनिर्देशित होता है। फॉर नोल्स, अब नोल्स क्या कहते हैं? एंड्रोगोजी वॉज प्रीमिस्ड on at least 4 crucial assumptions about the characteristics of adult learners that are different from the assumptions about child learners on which traditional pedagogy is premised। यानी कि एंड्रोगोजी कम से कम 4 जरूरी मान्यताओं पर आधारित थी जो वयस्क सीखने वालों की विशेषताओं के बारे में थी, जो बच्चों को सीखने वालों के बारे में उस मान्यताओं से अलग थी जिन पर पारंपरिक पेडागोजी आधारित है। एंड्रोगोजी इज एन आर्ट साइंस of adult learning, thus it refers to any form of adults learning। ऐसा मैल्कॉम नोल्स कहते हैं कि एंड्रोगोजी वयस्कों के सीखने की एक कला और विज्ञान है, इसलिए यह वयस्कों के सीखने के किसी भी रूप में संदर्भित करता है, ऐसा मैल्कॉम नोल्स कहते हैं। मैल्कॉम नोल्स के थ्योरी भी हैं जिसमें कि वो अपने बताते हैं एडल्ट लर्निंग के बारे में कि इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, एक्सपीरियंस के साथ बच्चे आते हैं। देखिए अगर 12 तक का बच्चा है तो उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस पहले से नहीं होता है, वो जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उन चीज़ों को सीखता है। लेकिन जब 12th के बाद उनका एडमिशन होता है तो वो पहले से ही एक्सपीरियंस के साथ होते हैं, यानी कि जो एडल्ट लर्नर होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, रेडनेस टू लर्न, सीखने की तत्परता होती है, वो चाहते हैं कि वो चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखें और अगला सिद्धांत सीख सकें। ओरिएंटेशन इन लर्निंग, सीखने में अभिविन्यास होता है। मोटिवेशन, यानी उनके अंदर मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होती है। एडल्ट लर्नर एज पर मैल्कॉम नोल्स मेच्योर होते हैं, यानी जो एडल्ट लर्नर हैं वो परिपक्व होते हैं। प्रीफर टू बी सेल्फ डायरेक्टेड, खुद से सीखने को प्राथमिकता देते हैं। इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र होते हैं। एक्सपीरियंस्ड अर्थात अनुभवी होते हैं।
अब एडल्ट लर्नर के बारे में इतनी विशेषताएं हमने पढ़ ली हैं, तो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। ज्वाइन लर्निंग वॉलंटरली, यानी कि स्वेच्छा से सीखने में शामिल होते हैं। बिलीवर ऑफ मैग्नीफाइड लर्निंग, बड़ी सीख में विश्वास रखते हैं, उनको लगता है कि हमें बड़ी बड़ी चीज़ें सीखनी चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड, वो जो चीज़ सीख रहे हैं उससे वो परिणाम भी देखना चाहते हैं। एग्जामिन रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन बीइंग इम्पार्टेड, दी जा रही शिक्षा की प्रासंगिकता की जांच करते हैं। इंक्लाइंड टूवर्ड्स प्रैक्टिकल वर्क रादर देन थ्योरी, थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल काम की ओर झुकाव होता है। गेनिंग वास्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, विशाल ज्ञान और अनुभव को प्राप्त करना। एलिमेंट्स, तत्व। अब चलिए बहुत ही संक्षेप में समझते हैं कि एडोलसेंट लर्नर्स क्या होते हैं। तो द लर्नर इज़ डिपेंडेंट ऑन द टीचर ऑफ लर्निंग, मैंने आपको बताया था कि एडोलसेंट लर्नर जो होते हैं वो सब चीज़ों में खुद एक्टिव नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ पर टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट पैसिव होता है। यानी शिक्षार्थी जो होता है या जो विद्यार्थी है वो सीखने के लिए शिक्षक पर निर्भर होता है। द लर्नर हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस, और जो विद्यार्थी है उसके पास बहुत कम अनुभव होता है। इट हैज़ टू बी बिल्ट ऑन मोर देन यूज्ड एज रिसोर्स, इसे संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय इस पर निर्माण करना होता है। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट मैटर, यानी सीखना निर्धारित विषय वस्तु प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट मैटर, सीखना निर्धारित विषय वस्तु प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। कंटेंट यूनिट्स आर सीक्वेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी कंटेंट यूनिट्स को विषय वस्तु के लॉजिक के अनुसार सीक्वेंस में रखा जाता है। द एक्सपीरियंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, इंस्ट्रक्टर का अनुभव सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मुख्य रूप से बाहरी इनाम, सजा, ग्रेड के लिए कंपटीशन और फेल होने के नतीजों से प्रेरित होते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को हमेशा ज़्यादातर रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, पनिशमेंट दी जाती हैं, ग्रेड्स दिए जाते हैं, ताकि बच्चे और अच्छा कर सकें। अगला है लर्नर्स कैन डिवोट मोर टाइम टू द डिमांड्स ऑफ लर्निंग बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मिनिमल, यानी कि सीखने वाला सीखने की ज़रूरतों पर ज़्यादा समय दे सकता है क्योंकि जिम्मेदारियां कम होती हैं। जो सिखाने वाला है वो खुद से भी सीख सकता है, उनके पास समय होता है, वो सिखाते सिखाते भी चीज़ें सीख सकते हैं। लर्निंग इज ए कंपल्सरी एंड टेंड्स टू डिसअपियर शॉर्टली आफ्टर इंस्ट्रक्शन, सीखना जरूरी है और इंस्ट्रक्शन के बाद ख़त्म हो जाता है। टेंस, लो ट्रस्ट, फॉर्मल, कोल्ड, एलूप, अथॉरिटी ओरिएंटेड, कॉम्पिटिटिव एंड जजमेंटल, यानी कि जो एडोलसेंट लर्नर होते हैं वो तनावपूर्ण, कम भरोसा वाले, औपचारिक, ठंड, अलग अलग, अथॉरिटी ओरिएंटेड, प्रतिस्पर्धी और जजमेंटल हो सकते हैं। प्राइमरली बाय द टीचिंग सिस्टम एंड टीचर, मुख्य रूप से टीचिंग सिस्टम एंड टीचर के द्वारा। उद्देश्य जो होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो उद्देश्य टीचिंग सिस्टम द्वारा तैयार किए जाते हैं। उद्देश्य पहले से ही तय और लचीले नहीं होते हैं। आप इतना याद रखिए कि एडोलसेंट लर्नर जो होते हैं वो वहाँ पर पैसिव होते हैं और वहाँ पर टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है। और जब अगर आपसे एडोलसेंट या अडल्ट लर्नर के ऊपर क्वेश्चंस आए तो आप एडोलसेंट लर्नर में आप बचपन से लेकर के जितने भी 12th तक के बच्चों को देखे हैं या फिर आपने खुद उस क्लास में पढ़ाई की है तो आप वहाँ तक के आप चीज़ों को याद रखेंगे। लेकिन जब आपसे एडल्ट लर्नर कहा जाए तो आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के क्लासेस को ध्यान में रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। एडल्ट लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनके पास लाइफ एक्सपीरियंस होता है। एडल्ट्स आर ए रिच रिसोर्स फॉर एन अदर, यानी उनके पास रिसोर्सेज होते हैं पढ़ने के लिए। एक्सपीरियंस बिकम्स द सोर्स ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, उनके पास अनुभव सेल्फ आइडेंटिटी का सोर्स बन जाता है। लर्निंग मस्ट हैव रिलायबेंस टू रियल लाइफ टास्क, यानी सीखने का रियल लाइफ से कामों से संबंध होना चाहिए। अगर आपने जो चीज़ें सिखा रहे हैं वो उनके रियल लाइफ में भी काम आनी चाहिए, तभी उनको उस चीज़ में आनंद आएगा और वो चीज़ों को और अच्छे तरीके से सीखेंगे। लर्निंग इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड लाइफ वर्क सिचुएशन रादर देन सब्जेक्ट मैटर यूनिट्स, सीखना सब्जेक्ट मैटर यूनिट्स के बजाय जिंदगी यानी कि काम की स्थितियों के आसपास ऑर्गेनाइज किया जाता है।
द नीड टू नो इन ऑर्डर टू परफॉर्म मोर इफेक्टिवली इन सम एस्पेक्ट ऑफ वंस लाइफ इज इम्पॉर्टेंट। अपनी ज़िंदगी की किसी पहलू में ज़्यादा असरदार तरीके से काम करने के लिए जानने की ज़रूरतें होती हैं। इसमें जो भी आप लर्नर्स हैं, लर्नर्स मस्ट बैलेंस लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद द डिमांड्स ऑफ लर्निंग, यानी सीखने वाले को ज़िंदगी की जिम्मेदारियों और सिखाने वालों को ज़िंदगी की जिम्मेदारियों और सीखने की ज़रूरतों के बीच बैलेंस बनाना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। देखिए, अगर आप एज अ टीचर किसी को पढ़ा रहे हैं तो सारे स्टूडेंट्स क्लास में एक जैसे होंगे, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर बहुत सारी भिन्नताएं होंगी, चाहे वो शारीरिक भिन्नताएं हों या मानसिक भिन्नताएं हों या शैक्षणिक भिन्नताएं हों। तो एज अ टीचर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला फिजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मेंटल डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटी, डिफरेंसेस इन अचीवमेंट, इमोशनल डिफरेंसेस, डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, लर्निंग डिफरेंसेस हो सकती हैं, डिफरेंसेस इन एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड ओपिनियन, डिफरेंसेस इन सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। मतलब उनके अंदर बहुत सारे तरीके से अंतर हो सकते हैं। एंड बीइंग ए टीचर, अगर आप पढ़ा रहे हैं उनको, तो आपको उनके अंदर जो भी भिन्नताएं हैं उनको आपको कंसिडर करते हुए चलना चाहिए। अगला है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत जो मतभेद हैं उनको निर्धारित करने वाले कुछ एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, रोल्स ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स, यानी कि जब बच्चे वीक रह जाते हैं और वो दूसरे बच्चों के इतना टास्क नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि इनके जो कहा जाता है इनके ऊपर खानदानी असर होगा, यानी जीन्स का प्रभाव होगा, या फिर हो सकता है कि वो उस इन्वायरमेंट में चीज़ों को सही से ना बता पा रहे हों। तो बहुत सारे उनके ऊपर व्यक्तिगत मतभेद को निर्धारित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अगला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ इज जस्ट गेटिंग बिगर, वेयर एज डेवलपमेंट इज इम्प्रूवमेंट, यानी वृद्धि का मतलब सिर्फ बड़ा होना होता है। ग्रोथ यानी आपका शारीरिक विकास हो रहा है, एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है आपके अंदर सुधार हो रहा है। देखिए, जब आपका शरीर बढ़ता है, जब आपकी लंबाई बढ़ती है, उसके साथ साथ आपकी जो फिजिकली डेवलपमेंट में भी इम्प्रूवमेंट आता है। तो आगे हम पढ़ेंगे, जीएस हॉल ने कुछ कहा है। जीएस हॉल्स 1904 व्यू दैट एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ हाइटेंडेंट स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, यानी जीएस हॉल का विचार था कि किशोरा अवस्था जो है वो तूफान और तनाव का दौर होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, देखिए, विकास जो होता है जब से आपका जन्म होता है तब से लेकर के जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक आप का डेवलपमेंट होता रहता है। ग्रोथ जो होता है वो एक समय के बाद रुक जाता है, क्योंकि अगर ग्रोथ हमेशा चलता रहे तो इंसान की लंबाई तो कितनी हो जाएगी, लेकिन एक समय के बाद ग्रोथ यानी इंसान की जो लंबाई होती है वो, उनकी जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट जब से इंसान गर्भ में आता है और जब तक वो कब्र में जाता है तब तक उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। डेवलपमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यानी अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास की जो दर होती है वो अलग अलग हो सकती है। किसी का माइंड जल्दी डेवलपमेंट हो जाता है, किसी में थोड़ा समय लगता है, यानी अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास की जो दर होती है वो अलग अलग हो सकती है। ऑल ग्रोथ्स आर रिलेटेड, यानी सभी विकास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला है शैशवा अवस्था, उसके बाद बचपन हमारा आता है, उसके बाद किशोरा अवस्था, और उसके बाद हमारा आता है एडल्टहुड यानी वयस्कता। यानी सबसे पहले हमारा आएगा इन्फेंसी, चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस, फिर एडल्टहुड। ये आपके 4 स्टेजेस हैं। देखिए, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। यानी कि आपकी जेनेटिक और इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव आपके डेवलपमेंट पर पड़ता है। डेवलपमेंट हैज़ डायरेक्शन, विकास की एक दिशा होती है। तो अब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो पियाजे का नाम सबसे पहले आएगा। पियाजे चिल्ड्रन के बारे में अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। आप उनके ऊपर अपने अनुभव मत ला दिए, आप उनको छोड़ दीजिए, वो बच्चे अपने अनुसार वो सीख लेंगे। यानी बच्चे अपने अनुभव के आधार पर अपना ज्ञान खुद बनाते हैं। चिल्ड्रन बिल्ड देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, वो छोटे वैज्ञानिक होते हैं, उनको आप छोड़ दीजिए, वो सारी चीज़ें खुद से सीख लेंगे। Children learn things on their own without influence from adults or
ओल्डर चिल्ड्रन। बच्चे वयस्कों या बड़े बच्चों के प्रभाव के बिना चीज़ें खुद सीखते हैं। चिल्ड्रेन आर मोटिवेटेड टू लर्न बाय नेचर, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो स्वभाव से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। दे डोंट नीड रिवॉर्ड्स एज मोटिवेशन, उन्हें प्रेरणा के लिए पुरस्कार नहीं चाहिए। डेवलपमेंट वन देन लैंग्वेज, पहले विकास होगी फिर उनके अंदर भाषा का विकास होगा। लेकिन अभी आप एक दूसरे साइंटिस्ट को पढ़ेंगे तो वो दूसरे तरीके से बात को कहते हैं, लेकिन जीन पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट में सबसे पहले विकास होता है, पहले आप डेवलपमेंट होगा आपका, तब आप भाषा सीखेंगे। लेकिन अभी आप इसके बाद एक साइंटिस्ट का मत पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद डेवलपमेंट होता है। उसके बाद है हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञान होता क्या है, तभी आपको संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं यानी कॉग्निटिव प्रोसेस समझ में आएगा। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि संज्ञान क्या होता है। संज्ञान अर्थात जो हम जानते हैं, जो हमारे नॉलेज में पहले से है, वही हमारा संज्ञान होता है। और अब हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। संज्ञानात्मक का संबंध सीधे सीधे हमारे मस्तिष्क से होता है। जो मस्तिष्क में हमारे नॉलेज हैं वही समझ लीजिए हमारा संज्ञान है। बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। पहला है सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन एंड मेमोरी। ये कुछ बेसिक से कॉग्निटिव प्रोसेस हैं। उसके बाद हाई और कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस, जिसमें हमारे 3 पार्ट्स हैं। पहला है हमारा बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस, उसके बाद थॉट, उसके बाद लैंग्वेज। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? जीन पियाजे को, यानी फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जब भी बात आएगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तो आप याद रखेंगे जीन पियाजे जी को, जिन्होंने ये नाम दिया है। उसके बाद हम पढ़े, अब इन्होंने ही कुछ टर्म दिए हैं। देखिए 1936 में इन्होंने डेवलपमेंट थ्योरी दी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, एंड उसके बाद इन्होंने कुछ टर्म यूज़ किए, जैसे कि स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन और उसके बाद इक्विलिब्रिएशन। अब इससे ये जो 4 आप वर्ड देख रहे हैं, ये जो 4 वर्ड आपके सामने हैं, इससे इतनी बार क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि स्कीमा क्या है, एसिमुलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है और इक्विलिब्रिएशन क्या है। तो इसको हम विस्तार से अगले क्लास में यानी कि कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।